नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को कैसे एनालाइज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। जब भी आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्पेशली मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में आपको फंडामेंटल्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। और अगर आपने फंडामेंटल्स को प्रॉपरली एनालाइज किया है, आपका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए फंडामेंटल्स मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इवन शॉर्ट टर्म में भी इनकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को कैसे एनालाइज करते हैं उसको बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से एनालाइज करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गए हम स्क्रीनर में। स्क्रीनर जो है वो एक वेबसाइट है जिसमें कि फंडामेंटल्स को एनालाइज करने की बहुत अच्छी मतलब डिटेल्स दी रहती हैं। तो आप स्क्रीनर साइट पे जाइए और वहां पे आप किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो स्क्रीनर पे आकर के चलिए हम लोग मारुति सुजुकी को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो देखिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है मार्केट कैप। किसी भी कंपनी की मार्केट कैप जो होती है वो बताती है कि वो कंपनी कितनी बड़ी है। जितनी बड़ी कंपनी होती है उतनी ही स्टेबल कंपनी होती है, उतना ही ज्यादा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर। ठीक है, कि ये कंपनी बड़ी है, सालों से बिजनेस कर रही है, इतनी बड़ी आसानी से नहीं बन सकती। तो रिस्क कम होता है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कंपनी का साइज इस इस वजह से बहुत मैटर करता है। अच्छा, मार्केट कैप कैलकुलेट कैसे होता है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इनटू करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो जो भी मार्केट का प्राइस है और जितने टोटल शेयर्स हैं मार्केट के अंदर उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वही मार्केट कैप है। ठीक, बहुत ही सिंपल टर्म्स में, और इससे कंपनी का साइज समझ में आता है। अभी मैं आपको एक नीचे ले जाकर के दिखाता हूं। आप देखिए, ये देखिए मर्करी ईवीटेक हिंदुस्तान मोटर्स, इनका मार्केट कैप कितना है? 1240 627। ये 1240 627 बहुत छोटी कंपनी है। इनमें आदमी पैसा लगाने से पहले डरेगा कि इतनी छोटी कंपनी है, पता नहीं कैसे ऑपरेट कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। ठीक है, लेकिन अब 3,87,526 करोड़ की कंपनी मारुति, इतनी बड़ी कंपनी है, तो इसमें पैसा लगाते समय आदमी डरेगा नहीं। ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है जब कंपनी का साइज बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये करंट प्राइस हो गया। उसके बाद ये स्टॉक पी। पी क्या होता है? पी मैंने एक रेशियो एनालिसिस का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था इसको डिटेल में। यहाँ मैं आपको बहुत क्विकली बताऊंगा कि स्टॉक स्टॉक महंगा है या सस्ता है, ये पी से पता चलता है। पी इज प्राइस टू अर्निंग। करंट स्टॉक प्राइस क्या है, उसको अर्निंग पर शेयर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो पी मिलता है। इसको अगर लेमन टर्म्स में समझे तो आप कंपनी के 1 रुपए कमाने के लिए, उस कंपनी से 1 रुपए कमाने के लिए आप कितने रुपए देने को तैयार हैं? मतलब लगभग 26 रुपए या 27 रुपए इस वक्त की करंट पी के हिसाब से लोग देने को तैयार हैं इस कंपनी का 1 रुपए कमाने के लिए, इस कंपनी से 1 रुपए कमाने के लिए। तो ये लेमन टर्म्स में पी कहलाता है। और पी जो है करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर अभी आगे आएगा तो आपको समझ में आएगा। बुक वैल्यू क्या होती है किसी भी शेयर की? बुक वैल्यू होती है कि अगर कंपनी का जो करंट एसेट्स हैं वो सारे एसेट्स को सारे एसेट्स इकट्ठा करिए, सारी लायबिलिटीज इकट्ठा करिए, एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए, तो जो वैल्यू बन के आएगी वो जो है वो बुक वैल्यू होती है किसी भी शेयर की। ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इज बुक वैल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर शेयर। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड होता है कि आप इस कंपनी से साल में कितना डिविडेंड पा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए
कि किसी भी कंपनी का शेयर, जैसे जैसे मारुति का शेयर जो है वो 1.01% है। 1.01% का मतलब हुआ, अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, करंट प्राइस है 12,336 मल्टीप्लाइड बाय 1.01 डिवाइडेड बाय 100, तो आपको साल में इससे 124 रुपए का डिविडेंड मिलता है। तो ये डिविडेंड यील्ड बताता है। डिविडेंड यील्ड मतलब लगभग आपको कितना डिविडेंड मिलेगा साल भर में इस कंपनी से, ये बताता है। डिविडेंड यील्ड से ये भी पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ये सारी चीजों को धीरे धीरे एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी आखिर कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है और डिविडेंड देती है। फिर हो गया आरओसी एंड आरओई। आरओसी बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और आरओई होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। अच्छा, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? आरओसी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो इक्विटी कैपिटल है वो भी, अगर कंपनी ने कोई डेट लिया है वो भी, अगर कोई रिजर्व है वो भी, वो सब मिला करके जो कैपिटल लगा करके बिजनेस किया जा रहा है उससे कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है वो कहलाता है आरओसीई, टोटल कैपिटल। और रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब ये कि जितनी उसकी इक्विटी है, मतलब शेयर होल्डर से पैसा लिया है प्लस जो इनिशियली, जैसे मान लीजिए कि टोटल 100% है, 40% प्रमोटर के पास है और 60% मार्केट में है, तो 60% प्लस 40% ये मिला करके रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ। और अदर, जैसे कंपनी ने लोन ले लिया या कंपनी के पास कोई अर्निंग से पैसा आकर के रखा हुआ था वो हो गया, तो वो, ये सारे जो पैसे होते हैं ये पैसे मिलाकर टोटल कैपिटल होती है। ठीक है, तो अगर आपको कंपनी को समझना है तो ठीक है, आरओई और आरओई भी आप देख सकते हैं, लेकिन आरओसी ज्यादा बेहतर इंडिकेटर होता है क्योंकि ये टोटल कैपिटल पे परफॉर्मेंस बताता है। ठीक है, इक्विटी पे ठीक है हमें जानना है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि टोटल पैसा लगा करके, क्योंकि बैंक से लोन लेके भी अगर बिजनेस में लगाया तो हमें जानना है ना कि उस कैपिटल पे क्या रिटर्न आ रहा है। तो तो ये दोनों ही इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आरओसीई है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे कंपनी 21.8% का रिटर्न दे रही है, जो कि बहुत बढ़िया है। ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी पे 16.8, तो दोनों ही जगह ठीक है, दोनों में ही कोई बुराई नहीं है। लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कंपनी अपने पैसे को बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर रही है, वो लोन उठा रही है या इक्विटी जो उसने उठाई है वो सारा मिला करके जो बिजनेस कर रही है उस पे लगभग 22% का रिटर्न जनरेट कर रही है एनुअली। और 22% का रिटर्न जनरेट करना किसी भी कैपिटल पे एक अच्छे बिजनेस की निशानी है। ठीक है, अच्छा, लास्ट में फेस वैल्यू आती है। फेस वैल्यू का एक्चुअली इंपॉर्टेंस उतना नहीं होता है, क्योंकि फेस वैल्यू जब जब भी आप मार्केट में आईपीओ लेकर के आते हैं तो आपको आपको कंपनी को टोटल वैल्यूएशन होता है, फिर उसको आप स्प्लिट कर लेते हैं पार्ट्स में कि 5-5 रुपए के स्मॉल पोर्शंस में ब्रेक करके फिर हम मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो ये इनिशियल लेवल पे, और जब कंपनी में कभी स्प्लिट आता है तो स्प्लिट से ये फर्दर भी स्प्लिट होता है। इसका सिग्निफिकेंस नॉर्मल डे टू डे शेयर बाइंग और सेलिंग में उतना नहीं होता है। ठीक है, फेस वैल्यू इनिशियल लेवल पे जब कंपनी आईपीओ लेके आ रही है तो आखिर अगर 60% लेके आई तो 60% को कैलकुलेट करने के लिए एक बेसिक कोई लाइन ड्रॉ की जाएगी। ठीक है, कि इतनी कैपिटल है कंपनी की, हम इतना कैपिटल, इतनी इक्विटी को डाइल्यूट करेंगे, इतना पैसा लेंगे, तो उसका जो बेस बनाया जाता है वो होता है फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू बहुत बड़ा कोई इंडिकेटर एज सच नहीं होता है, तो आप उसको बस समझने के लिए समझ लीजिए कि हाँ फेस वैल्यू होती है, और ये इनिशियली कंपनी को स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में ब्रेक डाउन करके और यूनिट्स बना दी जाती हैं, और वो यूनिट्स शेयर कहलाती है। ठीक है, अगर किसी ने इनिशियल लेवल पे कंपनी शुरू की और उसके पास मान लीजिए उसकी कैपिटल 1 लाख है और उसने
उसने उसको 1 लाख छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक किया, तो वो 1 रुपए की फेस वैल्यू पे कंपनी में शेयर्स आईपीओ लेकर के आया। अब उसने क्या किया, 40% अपने पास रख लिया, तो 40,000 उसके पास है और 60,000 को उसने मार्केट में आईपीओ में सेल किया और आईपीओ में उससे पैसे पिक किए। ये फेस वैल्यू के लिए ये कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है। ठीक है, तो फेस वैल्यू की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये तो चार्ट्स हो गए, चार्ट्स का तो ऐसा सच कुछ नहीं। ठीक है, ये कंपनी का पीयर कंपैरिजन है कि मारुति सुजुकी एमएनएम कैसा परफॉर्म कर रही है। ये हिंदुस्तान मोटर्स, मर्क्यूरी ईवी टेक। अब देखिए, ये कंपनी और एमएनएम, ये दोनों थोड़ी मतलब साइज में बड़ी कंपनीज है, तो इनका कंपैरिजन है। ये बहुत ही छोटी है, इसका मार्केट कैप सोचिए 1240 करोड़, कोई इससे कोई कंपैरिजन नहीं है, तो इसको हम कंपेयर नहीं करेंगे। हम इन दो को कंपेयर अगर करें तो आप देखिए, मारुति सुजुकी का जो पीई है वो 26.35 है। 26.35 मतलब ये कि ये कंपनी का पीई मारुति से, मतलब मारुति से लोग सस्ता इस वक्त मतलब मारुति का शेयर मार्केट में कंपैरेटिवली अपने पीयर से सस्ता कहलाएगा, क्योंकि आप इसमें 26 रुपए दे रहे हैं 1 रुपए कमाने के लिए, इसमें आप 31 रुपए दे रहे हैं 1 रुपए कमाने के लिए। तो यहां पर लोग ज्यादा कीमत देने को तैयार है एमएनएम को एज कंपेयर टू मारुति। ठीक है ना। अब उसके रीजन कई हो सकते हैं, यहाँ पे केवल ये जानिए कि आप यहाँ पे एमएनएम को ज्यादा बेहतर रेट कर रहे हैं एज कंपेयर टू मारुति। ठीक है, अब देखिए, ये मर्करी ईवी टेक का जो पीई है वो 674.24। अब किसी को देख के लगेगा कि ये कंपनी का इतना हाई वैल्यूएशन, इतना हाई वैल्यूएशन, इतना लोग इसके पीछे दीवाने हैं कि किसी भी रेट पे खरीद रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कंपनी इतनी छोटी है कि इसमें अगर कोई एक बड़ा बायर भी पैसा इन्वेस्ट कर देगा किसी भी रेट पे, तो ये भागने लगेगी। ठीक है ना। और इसकी अर्निंग हो ना हो, अगर किसी ने बाइंग कर ली 70, अब जैसे करंट मार्केट प्राइस 70 का है, ठीक है, इसका हम लोग अभी देखते हैं कि ईपीएस कितना है, आपको देख के तुरंत समझ में आ जाएगा। अभी देखते हैं इसका ईपीएस। इसका ईपीएस देखिए 0.03 है। ठीक है ना, 0.03। अब आप देखिए 0.03 और करंट मार्केट प्राइस 70.67, इसको हम लोग 70.67 डिवाइडेड बाय 0.03, ये देखिए इसका जो पीई है वो 2355 है। ठीक है, 2355। आप सोचिए, 0.3 का इसका ईपीएस है 0.03 और 70 रुपए का मिल रहा है। मतलब आप 0.03 रुपए कमाने के लिए 2355 रुपए। ये जो इसका जो पीई है ये भी सही नहीं है, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये देखिए 2355, मतलब आप 2355 रुपए खर्च कर रहे हैं इस कंपनी से 1 रुपए कमाने के लिए। और मार्केट कैप क्या है, 1240। क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ -34, क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ -46, आरओसी 2.96। ठीक है, तो ये मिसलीडिंग है। ठीक है, तो हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि कंपेयर करिए, देखिए कि अच्छा पी तो बहुत अच्छा है, बाकी चीजों का क्या, आरओसी कैसा है, कंपनी का साइज कैसा है, प्रॉफिट कैसा है, ठीक है, अपने बिजनेस को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, क्या ऑपरेटिंग मार्जिन है, क्या ऑपरेटिंग लीवरेज है। ठीक है, ये सारी चीजें जब तक नहीं देखते हैं, एक कोई इंडिकेटर आपको सही पिक्चर नहीं देता। इसका देखिए, एमएनएम का डिविडेंड कम है, मारुति का डिविडेंड ज्यादा है। इसमें अब देखिए, ये जो है, अब देखिए नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर। ठीक है ना, नेट प्रॉफिट इसने 3545 कमाया, इसने 3759 कमाया। ठीक है, इन्होंने क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 47% की इन्होंने माइनस में की। टोटल सेल्स मारुति की 35,000 करोड़ के आसपास है, इनकी 37,000 करोड़ के आसपास है। ये क्वार्टर सेल्स, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर सेल्स, इनकी क्वार्टरली सेल्स कितनी है, 9.97 से बढ़ी है, इनकी 9.81 से बढ़ी है, तो लगभग बराबर ही बढ़ी है।
देखिए, लेकिन एम अपने कैपिटल को बेहतर यूटिलाइज नहीं कर रहा एज कंपेयर टू मारुति। ठीक है, तो अब अगर आप एकदम स्नैपशॉट देखें तो आपको एकदम आइडिया लगा कि कितना मार्केट कैप है, कितना डिविडेंड दे रही है, कितनी सेल्स हो रही है, कितना प्रॉफिट बना रहे हैं, कितना कितना उसका पीई है, कितना वैल्यूएशन दे रहे हैं, कितना उसकी परसेंटेज में कितनी क्वार्टरली सेल्स बढ़ी है, और कितना पैसा लगा के कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं। तो मारुति ज्यादा बेहतर पैसा जनरेट कर रहा है एज कंपेयर टू एम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं कि मैं कोई भी कंपनी का कंपैरिजन कर रहा हूं, ये बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूं किसी भी तरीके का सजेशन देने के लिए, तो प्लीज इसको केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिएगा। कोई भी बाय और सेल के रिकमेंडेशंस ये नहीं है। आपको बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन चाहिए तो आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट करिए कि कौन सा बेहतर है, कौन सा नहीं। ये वीडियो मैं आपको केवल समझाने के पर्पस से बता रहा हूं कि कैसे किसी भी कंपनी को फंडामेंटल्स पे इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम आए, अभी मारुति के अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो पिछले 2021 के जून से 2024 के जून तक देखिए 17,000 करोड़ की सेल से लेकर के मारुति की सेल यहाँ पे हो गई डबल। ठीक है, लेकिन पिछले पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में सेल डाउन हुई है। ठीक है ना, लेकिन ओवरऑल में देखिए आप जो है 3 साल के अंदर सेल्स डबल हो गई लगभग। ठीक है, एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस भी लगभग डबल हो गए हैं। ऑब्वियसली जब बिजनेस होगा, प्रोडक्शन होगा, ठीक है, आपके क्या बोलते हैं एम्प्लॉयज बढ़ेंगे क्योंकि काम ज्यादा हो रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक्सपेंस बढ़ेगा। तो एक्सपेंस कम बढ़े ये अच्छी बात है, लेकिन बढ़ेगा तो है। तो एक्सपेंस बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है अगर उसके रिस्पेक्ट में सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि एक्सपेंस बढ़ गया तो ये तो गड़बड़ है, नहीं, गड़बड़ नहीं है। हर चीज रिलेटिव है। अगर एक्सपेंस बढ़ा है तो उससे कहीं बेहतर तरीके से सेल्स बढ़ गई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है टोटल सेल्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहां पे सेल्स हुई डबल लेकिन प्रॉफिट कितना बढ़ गया? लगभग 6 टाइम्स, 6 टाइम्स से भी ज्यादा, 6.5 गुना। आप समझिए, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। सेल्स डबल, प्रॉफिट 6 गुना, मतलब कंपनी ने अपने आप को इतना एफिशिएंटली ऑपरेट किया कि इतना मार्जिन, अपना मार्जिन भी इंप्रूव किए, अपनी एफिशिएंटली उसको ऑपरेट किया अपने एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट्स को, कि आपके प्रॉफिट 6 टाइम्स हो गए, सेल्स भले ही डबल हुई। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है ये बताने के लिए कि कंपनी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली। आप इस बात को मतलब बहुत ध्यान से समझिए। कंपनी की सेल्स डबल, एक्सपेंस ऑलमोस्ट डबल, लेकिन प्रॉफिट्स 6 टाइम्स। मतलब कंपनी ने अपने मार्जिन भी बढ़ाए होंगे, कंपनी ने अपने फिक्स्ड एसेट पे प्रोडक्शन भी और बढ़ाया होगा, मशीनें कम लगा करके ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया होगा, तभी तो उन्होंने फिक्स कॉस्ट उनकी बढ़ी नहीं, फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ी और उन्होंने उस पर ज्यादा प्रोडक्शन करके, ज्यादा सेल्स करके और ज्यादा प्रॉफिट बना लिया, तो नेट नेट में उनका प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज है, ये किसी भी कंपनी की एफिशिएंसी को दर्शाता है और ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है। सेल्स एंड एवरीथिंग इज फाइन, बट ऑपरेटिंग लेवरेज इज वेरी वेरी क्रिटिकल। कंपनी अपने एसेट्स को बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है। ठीक है, अब ये क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। देखिए, वही जो मार्जिन की बात कर रहा था, यहाँ 5% के मार्जिन पे ये लोग काम कर रहे थे और यहाँ इन्होंने 14% के मार्जिन पे आ गए, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मार्जिन बढ़ गया इनका। तो ये पिछले 3 साल में 3 गुना मार्जिन बढ़ाया। अगेन इट्स अ वेरी गुड साइन। ठीक है, बाकी इनका ये अदर इनकम, अब अदर इनकम में बहुत सारी इनकम वगैरह हो सकती हैं अलग तरीके से। ये जो भी इनकी अदर इनकम होगी, अदर इनकम बिजनेस में कुछ भी हो सकती है। फिर हम आते हैं
इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट जो है ये कंपनी ने इंटरेस्ट दिया है, जो भी लोन्स वगैरह लिए होंगे उस पे जो भी कंपनी ने इंटरेस्ट वगैरह दिया होगा, ये वो है। ठीक है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है? ये कंपनी ने जो एसेट्स क्रिएट करते हैं, उस एसेट वो एसेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेप्रिशिएट होते हैं। आपने मशीन लगाई तो मशीन धीरे धीरे पुरानी हो रही है, यूज हो रही है, तो उसको धीरे धीरे डेप्रिशिएट करके अकाउंट बुक ऑफ अकाउंट में लिखते हैं। तो वो हो गया इंटरेस्ट इन्होंने पे किया, इन्होंने टोटल डेप्रिसिएशन पे किया, तो टोटल ये हुआ। अब आप इसको अगर ये जोड़ें, ये जोड़ें और इन दोनों को माइनस कर दें तो ये आता है 4836। इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 4836 करोड़ है। ठीक है। बाकी 22% टैक्स, तो नेट प्रॉफिट इनका ये आ गया। अब देखिए अर्निंग पर शेयर, जो मैंने आपको शुरू में पीई में बताया था कि प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है ना। अब देखिए ईपीएस इनका कितनी तेजी से बढ़ा। यहाँ पे 15 रुपए का था और ये बढ़ते 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 119 रुपए हो गया। अर्निंग पर शेयर लगभग 10 टाइम्स हो गया, लगभग 9 टाइम्स, सॉरी 10 टाइम्स नहीं, लगभग 9 टाइम्स हो गया। 9 टाइम्स अर्निंग पर शेयर। ये भी एक बहुत अच्छा सिग्नल है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा बिजनेस दे रही है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रही है। ठीक है ना। तो आप इससे अच्छा पैसा बना रहे हैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड रह के। ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं आगे की तरफ। सेल्स एक्सपेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है। ये आपका एनुअल हो गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एनुअली। एनुअली इनका ये हो गया। अदर इनकम इंटरेस्ट जो मैंने वहां पर आपको एक्सप्लेन किया था रिजल्ट्स में, क्वार्टरली रिजल्ट्स में, ये एनुअल में आ गया सारा कुछ। ठीक है। ये सारा कुछ एनुअल में है। एनुअली आप देखिए तो ये साल का जो ये दे रहे थे, तो इनका 81 का, मार्च 13 में 81 का ईपीएस था और यहाँ पर ये 472 का ईपीएस हुआ। ये एनुअल बेसिस पे है, वो क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस पे था, ये एनुअल बेसिस पे है। ठीक है। डिविडेंड पे आउट देखिए कितना, 10% था, फिर 13%, 20%, 30%, 31, इवन 47%, मतलब लगातार डिविडेंड भी दे रहे हैं, अपने बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट भी कर रहे हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़िया है। ठीक है। बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ शो हो रही है, सब कुछ बढ़िया है इसमें। ठीक है ना। कहीं कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। ठीक है। अब ये देखिए 10 साल में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 12% है, पिछले 3 साल में 26% है। अगर पुरानी ग्रोथ को हम छोड़ दें तो अभी रिसेंट 3 साल में 26% ग्रो की है, मतलब पिछले 3 साल में बिजनेस बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, पहले पिछले 10 साल की जोड़े तो 18 और पिछले 3 साल की जोड़े तो 45, तो मतलब रिसेंटली कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया है। स्टॉक प्राइस देखिए 16% से बढ़ा था, पिछले 1 साल में 20% से बढ़ा है और 3 साल में 22% से। मतलब ये हुआ कि कंपनी की ग्रोथ और कंपनी का जो सेल्स है वो जिस स्पीड से बढ़ रहा है उस स्पीड से कंपनी का शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे दो तरीके हैं, क्यों नहीं बढ़ रहा है आखिर। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, केवल ये चीजें नहीं होती। हो सकता है कि कोई ऐसा कंपटीशन, पोटेंशियल कंपटीशन हो जो कि इसको पीछे खींच रहा हो, शेयर होल्डर्स को लगता हो कि नहीं, जो मार्केट में बायर्स उनको लगता हो नहीं, मारुति को अभी इतना वैल्यूएशन देने की जरूरत नहीं है, हो सकता है ये यहीं पे रुक जाए, हो सकता है कि ज्यादा ना बढ़े, हो सकता है इसका कंपटीटर आगे निकल जाए, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो लेकिन अगर आप इन सारे फैक्टर्स को देख करके चलेंगे जो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, तो उसके हिसाब से इसका प्राइस जो है वो रीजनेबल ही कहलाएगा। और आपने शुरू में देखा था कि एमएनएम से भी सस्ता है मारुति, एस एस अगर आप पीई को कंपेयर करें तो। ठीक है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, पहले पिछले 10 साल में 13%, अब रिटर्न ऑन इक्विटी भी तेजी से बढ़ गया है। ठीक है। टीटीएम होता है ट्रेलिंग ट्रेलिंग 12 मंथ। पिछले 12 महीने में सेल्स 17% से ग्रो की है, प्रॉफिट जो है 51% से ग्रो किया है,
ये टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ बताता है, ये 12 महीने का एवरेज। ठीक है, अब देखिए ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल हो गई। ठीक है, उसके बाद रिजर्व क्या है कि कंपनी के पास कितना कैश है। आप सोचिए कि कंपनी ने कितना सारा कैश, मतलब अपने कैश रिजर्व को 10 साल के अंदर लगभग 5 टाइम्स कर दिया। ठीक है, 4 to 5 टाइम्स इनके पास अच्छा कैश रिजर्व है। कैश रिजर्व बताता है कंपनी को पोटेंशियली अगर एक्सपैंड करना हो या कोई एक्सपेंसेस हो तो वो आराम से मीट आउट कर सकती है, क्योंकि उनके पास रिजर्व हैं, पैसे ठीक ठाक है। ठीक है, और वो लगातार बढ़ रहे हैं, हर साल लगातार बढ़ रहे हैं। बोरोइंग्स, बोरोइंग्स देखिए, इन्होंने अपनी बोरोइंग्स को घटा दिया है। इनके पास कैश रिजर्व 2013 में 18,000 करोड़ थे और इनके पास उधारी थी 1500 करोड़ की, और अब इनके पास उधारी है 119 करोड़ रुपए की और रिजर्व है 85 करोड़ रुपए के, 85.5 करोड़ रुपए के। तो ये अगेन एक बढ़िया इंडिकेटर है कि कैश रिजर्व्स बढ़ गए और बोरोइंग्स घट गई। अब उधारी पे नहीं है, उधारी पे नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं देंगे। इंटरेस्ट एक अननेसेसरी का एक्सपेंस होता है। अगर आपके पास कैपिटल है और आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़े तो ये अपने आप में बहुत बड़ी प्लस पॉइंट होता है। बाकी अदर लाइबिलिटीज जो भी होती हैं, ठीक है, आपको ट्रेड पेबल्स, एडवांसेस टू कस्टमर्स एंड अदर लाइबिलिटीज जो भी है वो अदर लाइबिलिटीज में आती है कि कंपनी के ऊपर और कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं। तो टोटल लाइबिलिटीज कंपनी के पास है 29,550 करोड़ की और। ठीक है, ठीक है, तो टोटल लाइबिलिटी कंपनी की है 1,15,304 करोड़। अब ये जो रिजर्व है ये भी लाइबिलिटी में ही रखे जाते हैं क्योंकि ये फ्यूचर यूज के लिए है। ठीक है, तो ये रिजर्व बिजनेस ऑपरेशन में रखे गए हैं, इसलिए इनको लाइबिलिटी साइड में रखा जाता है। ठीक है, अब कंपनी के एसेट्स 27,000। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है कि जब कंपनी ऑपरेट करती है तो उसके वर्क इन प्रोग्रेस में कि कुछ मशीन, कुछ कुछ प्रोडक्शन चल रहा है तो उसके लिए सामान आ रहे हैं। ठीक है ना, लोग एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस आते हैं। वो सारे जो एक्सपेंसेस जो वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस हैं वो सारे एक्सपेंसेस वो यहाँ पर इसमें दिखते हैं। इन्वेस्टमेंट्स जो है 57,296 कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। ठीक है, कैश से जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है ना, कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है, मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ भी किया है, वो सारा कुछ इन्वेस्टमेंट में आता है। ठीक है ना, जो भी कंपनी अपने जो कैश रिजर्व है उनको इस्तेमाल करके जो भी वो जो 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 इन्वेस्टमेंट्स करती है फर्दर इनकम वगैरह जनरेट करने के लिए, वो आपको इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आता है। 57,296 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। ठीक है, और अदर एसेट्स जो है वो 22,000। तो मतलब टोटल एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, ये हो गया। ठीक है, तो कंपनी ने अपने सारे जो भी पैरामीटर्स हैं वो उस पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है अभी तक। ठीक है ना, अब आगे आते हैं और कैश फ्लो देखते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है कि जो आपने रेगुलर ऑपरेशंस किए, मतलब आपका जो कोर बिजनेस है उस बिजनेस से आपको कितने पैसे मिले या आपका कितना कैश फ्लो आया, कितना कैश जनरेट हुआ, वो आपका ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाता है। इसके इसके कुछ ब्रेकअप्स होते हैं, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, पेबल्स, लोन एडवांसेस, अदर वर्किंग कैपिटल आइटम्स। तो ये सारा कुछ मिला करके रिसीवेबल्स जो आपको मिलना है, इन्वेंट्री आपकी है, पेबल्स जो आपको पे करने हैं। ठीक है ना, और लोन एडवांसेस जो आपने लोन एडवांसेस लिए हुए हैं, अदर वर्किंग कैपिटल आइटम्स। तो इस तरीके से मिक्स करके, लेकिन ब्रॉडर टर्म जो है वो है 16,801 रुपए आपके जनरेट हुए। 16,801 करोड़ रुपए आपके आपके कोर बिजनेस से आए। ठीक है, उसी तरह इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये है कि कंपनी ने कोई
मशीन खरीदी, कोई बिल्डिंग खरीदी, कुछ बिल्डिंग फर्दर एक्सपेंशन किया, तो ये सारा कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, ठीक है ना? कि कंपनी एक्सपेंशन, जभी भी कंपनी एक्सपेंशन करेगी तो ये वाला हेड जो है इसमें नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी पैसा खर्च कर रही है अपने एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है पैसा, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाता है, ठीक है ना? आपने नया प्लांट सेटअप किया, नई जमीन खरीदी, वहां पे प्लांट बनाया, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, तो ये सब कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है, ठीक है? तो कंपनी ने 11,865 करोड़ रुपए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में खर्च किया, ठीक है ना? इंस्ट्रूमेंट परचेज, इंस्ट्रूमेंट सोल्ड, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सारा कुछ जो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जा रहा है, ठीक है? ये हुआ। उसके बाद कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है? कंपनी ने लोन चुकाया, इंटरेस्ट पे किया, ठीक है ना? कंपनी ने कोई लोन कंप्लीटली पे दे दिया, फिर नया लोन ले लिया, तो ये सारा कुछ जो है, डिविडेंड जो पे किया, ये सारा कुछ इस इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। देखिए, प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड, फाइनेंस, डिविडेंड पेड, ये सब कुछ जो है ये सब आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है ना? तो आपको समझने के लिए क्या चाहिए? आपको समझने के लिए चाहिए कि नेट नेट में कंपनी ने 16,800 करोड़ कमाए, उसमें से 11,865 करोड़ उन्होंने फर्दर एक्सपेंशन में लगाए, बाकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनके 4,062 करोड़ खर्च हुए, टोटल 874 करोड़ का नेट कैश फ्लो है, ठीक है? तो इससे आपको अगेन आइडिया होगा कि कंपनी क्या कर रही है, एक्सपेंशन पे क्या खर्च कर रही है, डिविडेंड पे क्या खर्च कर रही है। तो वही जो इस वीडियो का पर्पज है कि आपको कंपनी के किसी भी कंपनी के फंडामेंटल को समझना, ठीक है? अब आते हैं रेशियोज पे। डेटर्स, सबसे पहले डेटर डेज। डेटर डेज क्या होते हैं? डेटर डेज होते हैं कि जिनसे पैसा आपको मिलना है वो आपके डेटर्स हैं, ठीक है ना? तो अगर आपको किसी से पैसा मिलना है वो आपको 12 दिन में मिल जाता है, और आपकी इन्वेंट्री जो है वो 19 दिन की है केवल आपके पास। और डेज पेबल होते हैं कि जिनसे आपने पैसा लिया है उनको पैसा देने के लिए आपको 62 दिन है आपके पास। जहां से भी आपने माल खरीदा, जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी कुछ है, वहां पे 62 दिन है आपके पास। तो नेट नेट में आपका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो -31 दिन का है। मतलब 31 दिन तक आप दूसरे के पैसे पे बिजनेस कर ले रहे हैं। समझे बात को? कि आपने जिससे पैसा लेना है उससे 12 दिन में ले लिया, इन्वेंट्री आपके पास 19 दिन की है, ठीक है ना? और आपने आपने पैसा लिया, माल बनाया, ठीक है? 19 दिन के अंदर वो माल बेच भी दिया, और अभी भी जिसको पैसा देना है उसको देने की नौबत नहीं आई, और आपने दोबारा प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। तो ये जो कैश कन्वर्जन साइकिल है, ये अगर आपकी अच्छी है तो आपको अपने कैपिटल की बजाय दूसरे के कैपिटल पे आप अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे को देने की जल्दी नहीं है और मिल जल्दी जाता है, और इन्वेंट्री भी नहीं होल्ड हो रही लंबी। तो आप दूसरे के पैसे पे बिजनेस कर लेते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट, ठीक है? तो ये कैश कन्वर्जन साइकिल माइनस में ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है? और कैश कन्वर्जन साइकिल जो है आपकी 31 दिन पे है, वो भी इतने कम्पिटिटिव एनवायरमेंट में। आप 18 में, 19 में, 17 में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि और भी बड़ी थी, लेकिन तब उतना टफ कंपटीशन नहीं था, ठीक है ना? अब कंपटीशन है, एक से एक बढ़िया मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं, एक से एक बढ़िया जो है कंपनीज आकर के नए नए मॉडल्स लॉन्च कर रही है, तो थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो रहा है। उसके बावजूद ये सारी चीजें मेंटेन है। आप सोचिए कि कैश कन्वर्जन साइकिल जो है 26 से 31 पे आ गई 2022 से 2024 में, ठीक है? तो ये चीजें जो है आपको बेहतर बनाती है, ठीक है? वर्किंग कैपिटल डेज पहले आपके 27 29 थे, अब 26 हो गए, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें समय के साथ धीरे 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 इंप्रूव हो रही हैं। अगर आप बहुत पहले से कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि शायद इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत पहले से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी मार्केट चेंज हो जाती है, पूरी मार्केट डायनेमिक्स चेंज हो जाती है, ठीक है? तो उसके हिसाब से ये
एक अच्छा अप्रोच है, ठीक है। और आरओसी कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% पे बीच में गिरा था, लेकिन अब फिर से बहुत ही बेहतरीन हो गया। वापस से कंपनी ने अपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को इम्प्रूव कर लिया, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद ये शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स के पास 58.19 ही है, ठीक है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है 2023 के एंड दिसंबर से, मतलब इन्होंने अपने शेयर्स बढ़ा दिए हैं। मतलब ये एक अच्छा साइन होता है जब प्रमोटर अपने शेयर्स खरीदता है, मतलब ये कि कंपनी के बारे में कंपनी के प्रमोटर से बेहतर कोई नहीं जानता, और वो अगर अपना स्टेक बढ़ा रहा है, मतलब उसे लग रहा है कि मैं अपना पैसा डालूंगा, मैं और बेहतर कमाऊंगा, तो वो मार्केट से अपने शेयर्स वापस ले लेता है, क्योंकि उसे दिखता है पोटेंशियल और ज्यादा। तो दिसंबर 23 में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी, वो भी लगभग 2% से, 2.25% से, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि उसके प्रमोटर ही पैसा डाल रहे हैं। और ठीक है, एफआईआईज ने क्या किया है, पैसा अपना रिड्यूस कर दिया है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में, ठीक है। पहले पहले ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, तो डीआईआई पैसा लगातार रिड्यूस किया उन्होंने 3 क्वार्टर में। लेकिन एफआईआईज ने रिड्यूस किया है और डीआईआईज पैसा अपना बढ़ा रहे हैं लगातार। जितना एफआईआईज रिड्यूस कर रहे हैं, उतना ही डीआईआईज बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जो पब्लिक है, वो भी अपना पैसा इसमें, पहले ज्यादा था, फिर बीच में कम हुआ, फिर बढ़ने लगा, ठीक है। दिसंबर क्वार्टर में कम था, फिर ज्यादा था, मार्च क्वार्टर में कम हुआ, अब जून क्वार्टर में बढ़ने लगा। गवर्नमेंट का स्टेक भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ है इस क्वार्टर में, ठीक है। तो ओवरऑल जो चीजें हैं, वो वो इस कंपनी के लिए ठीक है, अच्छी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। अगेन मैं आपको ये कहूंगा कि ये वीडियो मैं आपको केवल फंडामेंटल्स कैसे चेक किए जाते हैं वो समझाने के लिए बना रहा हूं। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर बाय और सेल रिकमेंडेशन आपको करना है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करिए और उसके बाद कोई डिसीजन बताइए। यहाँ पर मेरा पर्पस है कि आपको कैसे किसी कंपनी का फंडामेंटल समझना है, वो बात बताना, ठीक है। तो आई होप मैंने ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझा दी हैं। अब आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से समझ पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है, तो वो भी मुझे आप बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।